हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से एक नए वीडियो के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। फ्रेंड्स, इसके पहले मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय नाम का हमारा एक वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग जो है भारतीयों ने कब से किया या इसका इतिहास क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं और मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन सब बिंदुओं पर उस वीडियो में चर्चा हो चुकी थी। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार जहां से शुरू होते हैं वहां से समझने का प्रयास करेंगे। यानी मौलिक अधिकारों का जो लेख है भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। तो इस वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके विषय में छोटी छोटी बातें, उनकी विषय में जो बारीकियां हैं, उन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो अब कुल मिला जुला करके नागरिकों के पास कुल 6 अधिकार बचे। संपत्ति का अधिकार जो है, इसका वर्णन जो है यहाँ से निकाल करके इसको अनुच्छेद 300 कम रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार का वर्तमान समय में दर्जा जो है वो विधिक अधिकार का है, यानी कानूनी अधिकार का है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है, ये पिछली वीडियो में जब हम लोग मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय का वीडियो बनाए थे तो उसमें इस पर डिस्कस हो गया था। और ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं अभी, इन सब पर भी वहाँ पर डिस्कस हो चुका था। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया तो कुल हमारे पास कितने अधिकार बचे? 6 अधिकार बचे। अब ये प्रश्न पूछता भी है कि संपत्ति के अधिकार का जो है वर्तमान में संवैधानिक स्थिति क्या है। ये मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है और इसका वर्णन अनुच्छेद 300 क में है। तो संपत्ति के अधिकार को छोड़ देने के बाद हमारे पास वर्तमान समय में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में किया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। और छठवां और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है और कुछ आगे चल करके 35 तक में है। तो यानी 32 से 35 आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने बताया भी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है, तो लेकिन यहाँ तो 14 से लेकर 35 तक आए हैं, तो 12 और 13 में क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ये ध्यान रखें। ये तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा डीपली जो है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप इतना समझिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में किया गया है। और इसकी जो परिभाषा देते हुए इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को या किन किन संस्थाओं का समावेश किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में कहा गया कि राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आएंगी, जिसमें भारत की सरकार एवं संसद ये राज्य के अंतर्गत आएगी। राज्यों की जितनी सरकारें हैं और विधानमंडल
ये राज्य के अंतर्गत आएंगी। सभी स्थानीय प्राधिकारी, यानी स्थानीय प्राधिकारी में जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, ये सारे के सारे स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। और अन्य प्राधिकारी में जितने भी स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र जो है संस्थाएं हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, वो सब जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक है, बस आप 4 पॉइंट को याद रखिएगा। भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये सब जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 12 में ऐसा बताया गया है और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 को फ्रेंड्स मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है। यानी कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, यानी मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि यदि राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश दे दे या राज्यों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं, संसद हैं या विधानमंडल हैं, वो कोई ऐसा कानून बना दें जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा वह उस आदेश को या उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है या उस आदेश या उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर सकती है। और न्यायपालिका की जो ये शक्ति है उसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि यदि कोई ऐसा कानून व्यवस्थापिका बना देती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका जो है उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको निरस्त कर सकती है। और जो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो मिली हुई है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत भारतीय संविधान में लिया गया है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली हुई है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तो यहाँ बताया जाएगा, तो वहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार मिला हुआ है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वह रीट जारी करती है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को यह शक्ति मिली हुई है कि वह उस कानून को या उस आदेश को निरस्त कर सकती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। ठीक है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 13 भी एक तरह से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन जो है वो कहाँ है? अनुच्छेद 13 में भी है, अनुच्छेद 32 में भी आ जाएगा, अनुच्छेद 226 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग आपका उत्तर होगा। तो ये 12 और 13 ये मैंने आपको बता दिया कि 12 में क्या है, राज्य को उनकी परिभाषा दी गई है, और 13 में मौलिक अधिकारों का एक तरह से सुरक्षा कवच है। इसमें न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति जो है न्यायालयों को दी गई है। अब अनुच्छेद 14 शुरू होता है। यहीं से हमारा मेन मौलिक अधिकार शुरू होता है, जो कि पहला अधिकार है समानता का अधिकार। उसी को हम देखते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 तरह की समानताएं आती हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार का जो है मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। यह जो है समानता के जो अधिकार हमको मिला है उसका मेन सिद्धांत जो है वो ये है। अब बाकी जो ये दिए गए हैं 4 जो है ये इसी के जो है मेन सिद्धांत के, यानी समानता के सिद्धांत के विशिष्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं कि समानता इस तरह रूप में भी आपको मिल सकती है, इस रूप में भी आपको मिल सकती है। समानता के अंतर्गत ये भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है कि सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता। सार्वजनिक स्थान मतलब जो चीज़ किसी की प्राइवेट नहीं है वो सबके हैं, जैसे बस अड्डा है, रेलवे है, स्टेशन है, रोड है, सड़क है, मंदिर है, मेला है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सार्वजनिक स्थान है। इसके उपभोग में यानी सबको समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 में है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान होंगे, कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट उपाधि उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये 5 तो आप देखिए सिंपल जो परीक्षाओं में पूछते हैं वो यही पूछते हैं।
ठीक है। अब 5 अनुच्छेद आपको 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या है यही रट लेंगे तो आपके अधिकांश क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो है अब इसकी बारीकियां हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बारीकियां हैं। वो अगर आप समझे रहेंगे तो जो क्वेश्चन 1-2 इधर उधर से आते हैं जो थोड़ा टिपिकल बना देते हैं वो आप कर लेंगे, आपका बेस क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक एक अनुच्छेद पर जो है हम लोग विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हुए जितना आपके काम के लायक चीज़ है वो सब बताते हुए हम चल रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है फ्रेंड्स कि राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र में विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ इस अनुच्छेद से जो है ये जो वर्ड लिखे गए हैं इससे हमको 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहला जो लिखा है व्यक्ति, कि राज्य किसी व्यक्ति को, यानी कि जो यह अधिकार है अनुच्छेद 14 के द्वारा ये भारत में रहने वाले सारे व्यक्तियों को मिला गया है। यहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया है, व्यक्ति। व्यक्ति में भारत में रहने वाला नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाएंगे, यानी कि विधि के समझ समानता वाला जो मौलिक अधिकार है ये सभी को प्राप्त है। आपको पहले ही बता दिया गया था कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को केवल प्राप्त हैं और विदेशियों को या गैर नागरिकों को नहीं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30, ये अनुच्छेद जो हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। इसको छोड़ करके जितने मौलिक अधिकार हैं वो अन्य सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। तो वह इसीलिए यहां पर देखो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति क्यों, किसी राज्य किसी व्यक्ति को, यानी ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है कि इस जो 2 वर्ड लाइन लिखा गया है इससे हमको 2 अधिकारों की भी बात हमको समझ में आ रही है कि भारत के नागरिकों को जो है 2 तरह के अधिकार मिले हुए हैं, विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समझ समानता का क्या मतलब होता है? विधि के समझ समानता का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कानून की निगाह में सारे व्यक्ति बराबर हैं। कानून जब न्याय करेगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि ये हमारे सामने जो है भारत का राष्ट्रपति खड़ा है या गांव का गरीब किसान खड़ा है, बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति खड़ा है या अनपढ़ व्यक्ति खड़ा है, बहुत धनी है या बहुत निर्धन है। उसके अगर कानून में सजा है एक अपराध के लिए, यानी अगर मर्डर करने पर फांसी है तो वो चाहे बड़ा व्यक्ति करे, शिक्षित व्यक्ति करे या बहुत रसूखदार व्यक्ति करे उसको भी फांसी मिलेगी, और चाहे वो अनपढ़ करे, किसान करे या गांव का एकदम गरीब निर्धन व्यक्ति करे उसको भी फांसी मिलेगी। यानी कानून के विधि के समझ समानता यह बताता है कि कानून की निगाह में सारे व्यक्ति बराबर हैं। जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो सब भारत की जो सामान्य विधि है, कानून है, उसके अधीन रहकर ही कार्य करेंगे। यह एक तरह से कानून के शासन की बात करता है कि भारत में किसका राज्य होगा, कानून का शासन होगा, सब कानून के अधीन होंगे। अब विधि के ये शासन की अवधारणा है ये कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो ये विधि के शासन की अवधारणा जो है, विधि के समझ जो समानता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि विधि के समझ समानता की जो अवधारणा है ये एक नकारात्मक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक अवधारणा का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है राज्य, इस विधि के समझ समानता के द्वारा जो है राज्य के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा कानून जो है, जो भी कानून वो बनाएगा वो सारे कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बनाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसको समान रूप से बनाएगा, समान रूप से लागू करेगा, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसीलिए इस अवधारणा को जो है नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण की जो ये शब्दावली है यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह क्या कहता है? यह ये कहता है विधियों का समान संरक्षण जो है एक तरह से सकारात्मक अवधारणा है। देखिए दोनों का अंतर भी समझते रहिए। सकारात्मक, यह नकारात्मक अवधारणा है जो राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह विधियों का समान संरक्षण जो कि यूएसए से लिया गया है ये सकारात्मक अवधारणा है, और ये कहता है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर समान परिस्थितियों में कोई अपराध हो रहा है तो उसके लिए समान रूप से दंड ही दिया जाएगा।
अगर यहाँ देखिए परिस्थितियों की बात की है, यानी कि परिस्थितियाँ अगर अलग हैं तो दंड में भेद हो सकता है। समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण होगा। यानी अगर परिस्थितियों के आधार पर भी दंड देने का प्रावधान अलग कर दिया गया है। विधि के समझ समानता जहाँ ये कहती है कि सबके साथ समान व्यवहार होगा, लेकिन यहाँ विधियों के समान संरक्षण ये कह रहा है कि परिस्थितियाँ यदि अलग हैं तो उसके लिए दंड भी अलग हो जाएगा। हाँ, अगर एक ही परिस्थिति में, यानी एक ही समान परिस्थिति का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने जानबूझ करके किसी की हत्या की, अब वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब है, अगर जानबूझ की है, परिस्थितियाँ समान है, उसको दंड सजा भी समान मिलेगी। उसके लिए जो संरक्षण की व्यवस्था समान होगी। तो समान परिस्थितियों में समान कानून विधि का संरक्षण जो है नागरिकों को प्रदान, व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो है विधियों का समान संरक्षण कहता है। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और यह जो है एक सकारात्मक अवधारणा है। दो चीज़ फ्रेंड्स और समझ लीजिए कि अनुच्छेद 14 में जो है वो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी व्यक्ति जो है वो समान होते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 जो है यही कहता है कि भारत में रहने वाला सभी व्यक्ति जो है वो समान है, विधि के समक्ष उनको समानता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये एक तरह से इसके अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। पूछ सकता है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहाँ निहित है? अनुच्छेद 14 में निहित है। दूसरी चीज़ ये है कि अनुच्छेद 14 को न्यायालय ने जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत आपको बताया गया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में आया था, जिसमें यह कहा गया कि संविधान के मौलिक अधिकारों सहित किसी विभाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट किया सके। तो जो मूल ढांचे की अवधारणा है वो कहाँ से आई? मूल ढांचे की अवधारणा जो है वो केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य से आई। अब मूल ढांचे के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 14 के में जो वर्णन है विधि के समझ समानता जो है, इसको भी मूल ढांचे के अंतर्गत ही घोषित किया गया है। यानी राज्य जो है या संसद जो है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 14 में संशोधन करके इसको नष्ट नहीं कर सकती है। यह मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता। मैंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता का मतलब ये होता है कि जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे विद्यालय हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, मेला हो, मंदिर हो, उन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। उसके उपभोग करने का सबको समान रूप से अधिकार है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जो दलित जातियां होती थी उनको जैसे मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती थी, सार्वजनिक स्थानों में आने जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो इस तरह के भेदभाव को, छुआछूत को, इस तरह से जो समाज में व्याप्त था, एक तरह से बुराई थी, उसको समाप्त करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 15 का प्रावधान कर दिया गया और कह दिया गया कि अगर सार्वजनिक स्थान कोई है उसका उपभोग भारत का प्रत्येक नागरिक करेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 15 जो है भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। अनुच्छेद 16 जो है ये केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, ये भारत में रहने वाले अन्य गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में यह कह दिया गया कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है वो सबके उपभोग करने के लिए है, हर नागरिक उसका उपयोग कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर कोई किसी को इस आधार पे कि दलित हो तो मंदिर में नहीं जा सकते हो, अगर ऐसा करके रोकता है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और उसको दंड मिल सकता है। यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के किस आधार पर। यहां लिख दिया गया कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर। तो यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता रहेगी, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर इसको छोड़ करके अगर कह रहा इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है, जैसे भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, और ऐसा कुछ राज्यों में प्रचलन भी है। तो चूंकि अब संविधान में जो लिखा गया है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो हमको जानना क्या है कि अनुच्छेद 15 में क्या है कि अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता है। अब यहाँ कुछ बारीकियाँ हैं उसको आप देखिए।
अनुच्छेद 15 में जो है वो 6 तरह के जो है एक तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 का पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि सार्वजनिक स्थानों में सबको उपभोग की समानता होगी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अनुच्छेद 15 का जो तीसरा है वह सरकार को यह अधिकार देता है कि स्त्रियों और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी अगर स्त्रियां और बच्चों को लगता है कि इनकी जो है स्थिति ठीक नहीं है, इनको विशेष सुविधाएं की जरूरत है, तो सरकार ऐसे लोगों के, स्त्रियों के संबंध में और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकती है। ये छूट दी गई है संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत। और अनुच्छेद 15(4) में जो फ्रेंड्स कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो नागरिक हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, इनके संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति सरकार को दी गई है। किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, इनकी उन्नति के लिए सरकार चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकती है। और आप जानिए कि जो वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, वो संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यानी कि 15(4) के तहत दिया गया है। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझिए। पहली चीज़ कि अगर आपसे पूछ ले कि स्त्रियों और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कहाँ किए गए हैं, तो वो अनुच्छेद 15(3) में किए गए हैं। और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को जो आरक्षण जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो वो अनुच्छेद होगा 15(4) के तहत दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण जो है 15(4) के तहत दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें पहला 15(1), 2, 3 ये तो पहले से ही उसमें थे। बाकी बाद में 4, 5, 6, 15(4), 15(5), 15(6) ये सबको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और जानिए कि अनुच्छेद 15(1) और 2 में जो व्यवस्थाएं हैं, अनुच्छेद 15(1), 2 में जो व्यवस्थाएं हैं उसका अपवाद 3, 4 है। हर अनुच्छेद का कुछ ना कुछ अपवाद है। अनुच्छेद 15(1) और 2 में क्या है कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में कोई, सभी व्यक्तियों को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव विहीन समाज की बात करता है। लेकिन 3 और 4 जो है वो नागरिकों को विशेष उपबंध की व्यवस्था करते हैं। ये अनुच्छेद 15(3) जो है स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करने की बात करता है। तो अनुच्छेद 15(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति के सदस्यों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। तो ये दोनों जो है इसका अपवाद है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, इसकी जो बारीकियां हैं उसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया फ्रेंड्स कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को जब भी कोई सरकारी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें सभी को समान रूप से अवसर भाग लेने का दिया जाएगा। किसी के साथ जो है धर्म के आधार पर, यहाँ भी देखिए ये सब सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या उद्भव और निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर यह है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी इसके आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। और नीचे वाले में इतना तो है ही, ऊपर वाला उसके साथ 2 वर्ड और जोड़ दिए गए हैं, उद्भव और निवास स्थान। ठीक है, तो कह दिया गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान और उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? सरकारी नौकरियों में पद प्राप्त करने के लिए। तो अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से अवसर लेने का अवसर प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी बात हो गई। मैंने कहा कि अगर आप इस पॉइंट को ही केवल याद करो 14 से 18 तक, बहुत टिपिकलिटी में जाने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना है आप, तो आपके सामान्यतः क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन विशेष चीज़ें आपको इसलिए बताई दी जाती हैं कि कभी कभी अब परीक्षा का जो है पैटर्न बदल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं उठा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो है उसमें टिपिकल क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। तो वो टिपिकल क्वेश्चन आपका इससे हो जाएगा, जो मैं आपको उसका व्याख्या समझा रहा हूँ, जो उसमें बारीकियाँ हैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 16 हो गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसमें देखिए थोड़ा कुछ बारीकियाँ क्या हैं। पहली चीज़ तो यही कि ये भी नागरिकों को मिला हुआ है, गैर नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 16 का 1 और 2
यह जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को बताता है, जिसको कि मैंने ऊपर बताया अभी आपको। ठीक है, अब इसका अपवाद जो है 3 और 4 है, हर चीज़ का अपवाद है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 16 1 और 2 यह कहते हैं कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान, उद्भव, निवास के स्थान पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 16 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 3 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बना करके किसी राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की बाध्यता को लागू कर सकता है। यानी कि संसद यह कानून बना करके, यहाँ कहा गया निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन अगर संसद को अधिकार दे दिया गया है कि अगर किसी राज्य के उत्थान के लिए बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए अगर जरूरी है कि वहाँ के नागरिकों को ही नौकरी मिले सरकारी, बाहरी लोगों को ना मिले, तो उसके लिए संसद कानून बना करके वहाँ के लिए व्यवस्था कर सकती है। तो अगर ये कानून बना देती है संसद, तो ऐसे जिस राज्य के लिए कानून बना देगी वहाँ पर निवास की बाध्यता लागू हो जाएगी, यानी इसका उल्लंघन होगा। इसीलिए तो कहा कि ये 16 जो है, 3 जो है और 4 जो है किसका अपवाद है? 1 और 2 के अपवाद हैं। लेकिन ये तब होगा जब संसद कानून बना देगी, और ऐसा संसद ने जो है कई पिछड़े राज्य जो हैं, खासकर पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं, उनके लिए इस संबंध में प्रावधान किया है। ठीक है, तो 16 3 क्या कह रहा है? 16 3 ये कह रहा है कि संसद को यह शक्ति है कि वह जो है किसी राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निवास की बाध्यता को लागू कर सकती है कानून बना करके। ठीक है, और 16 4 क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जो है पिछड़े वर्ग जो हैं उनको नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो पिछड़े वर्गों की जो आरक्षण की बात है वो कहाँ की गई है? वो 16 4 में किया गया है। और बाद में देखिए 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा 16 4 का को संविधान में जोड़ दिया गया, और इसके द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण दिया जाएगा। यानी सरकारी नौकरी हैं तो आरक्षण तो वहाँ उनको मिल ही रहा है, इसके बाद जब सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, जब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए कई चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग कुछ नहीं है। अब एक बार ध्यान दीजिए, 15 4 यह कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा शिक्षण संस्थाओं में। 15 4 16 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रावधान करता है। तो स्पष्ट हो गया, 15 4 SC ST के लिए है, 16 4 पिछड़े वर्गों के लिए है। और 16 4 का जो है वो ST ST को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात करता है। तो आप अगर इसको एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये 16 4 वाला भी पूछता है, 15 4 वाला भी पूछा है, 16 4 का वाला भी पूछा हुआ है। तो इसलिए इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो बारीकी सामान्यता तो यही पढ़ लेंगे आप कि 16 4 में नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आपको बता दिया गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो EWS वाले हैं, सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया है। तो उसका उल्लेख जो है संविधान के 15 6 और 16 6 में किया गया है। ठीक है, फिलहाल उसको जानने की जरूरत नहीं, जो आपको पूछा गया क्वेश्चन वो आपको बता दिया गया, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है फ्रेंड्स छुआछूत का अंत। समता के अधिकार का बहुत विशिष्ट उदाहरण है, और समता में भी खासकर सामाजिक समानता के अधिकार का जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सामाजिक समानता का मतलब होता है कि समाज में सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। तो अस्पृश्यता का अंत यही कहता है कि समाज में किसी के साथ कोई भी व्यक्ति जो है वो छुआछूत नहीं करेगा। यहाँ व्यवहार और आचरण में समानता की बात कही गई है कि व्यवहार में आपको दिखना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो दलित वर्ग के लोग फ्रेंड्स होते थे उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। जो समाज के तथाकथित अपने उच्च जाति के लोग होते थे वो उनके साथ बड़ा भेदभाव करते थे। इनकी बस्तियां जो है वो शहर के बाहर बसा दी जाती थी। इनको सार्वजनिक स्थानों के उपभोग की समानता नहीं थी। ये मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सड़कों पे चलते थे। तो इनके आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि जब चलते थे तो इनके पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी, और इनके गले में जो है एक मटकी और घंटी लटका दी जाती थी। घंटी इसलिए कि ताकि टन 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 आवाज़ बजे और लोग समझ जाएं कि कोई शूद्र आ रहा है, दलित आ रहा है, हट जाइए। इसकी परछाई पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये जहाँ चलते थे तो ये टन टन की घंटी बजती थी, पीछे झाड़ू बंधा होता था ताकि वो साफ हो जाए, इनके पैर की चिन्ह है वो साफ हो जाए। और
थूकने का भी अधिकार नहीं था, वो मटकी में ही थूको अपना, यहाँ वहाँ थूक भी नहीं सकते हैं, मंदिर में नहीं आ सकते हैं, ईश्वर को छू लिए ईश्वर अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से एक आडंबर था, अंधविश्वास था, फैलाया गया। सोच के देखिए आप कि आप किसी को इस आधार पर कि कहते हैं कि ये नीची जात का है, हम इसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, इसको अपने साथ नहीं बैठाएंगे। मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ भी बताता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप सब जो है देखिए, कोई भी समाज में परिवर्तन जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव है, और शिक्षा ही व्यक्ति को तार्किक बनाती है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं क्या वो सही हैं कि नहीं है। जब हम उस पर तर्क करेंगे, अगर तर्क की कसौटी पर वो चीज़ सही उतर रही है तो हाँ सही है, अगर नहीं उतर रही है तो गलत है। आप सोच के देखिए कि हम जब मतलब पहले, अब तो कम हो गया है, पहले होता था क्या था कि जैसे कोई दलित आया तो उसका कप वगैरह जो है वो अलग होते थे घरों में लोगों के, उसको उसी कप में दिया था, छुआ नहीं जाता था, अन्य बर्तन उसको छूने की इजाज़त नहीं होती थी। जिस कप में उसने चाय पी लिया वो कप अलग ही रखा जाती थी, फिर अगर कभी आया हो तो उसी में दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि अगर कोई कुत्ता घर में आता है और वो आपकी थाली को जूठ कर देता है तो क्या हम आप उस थाली को उठा करके फेंक देते हैं? उत्तर होगा नहीं। तो क्या करेंगे आप? उसको धुल कर रख लेंगे। लेकिन कोई दलित व्यक्ति वो आकर के आपकी जो है चाय पी लेता है कप में, तो वो कप को अलग कर दिया जाएगा आजीवन के लिए कि उसमें वही पिएगा, उसमें कोई नहीं पिएगा। यानी आदमी की स्थिति जो है वो कुत्ते से भी खराब हो गई है कि उसका जूठा आप धुल के खा सकते हो लेकिन उसका नहीं। मानव कहा ना कि भाई 84 लाख योनियों में सबसे उच्च कोटि की कोई प्रजाति है तो मनुष्य है, यही उच्च कोटि है। कुत्ते से गए गुजरी स्थिति में उसको लाके खड़ा कर दिया आपने। तो ये समस्याएं उस समय थी, इसीलिए इसको लेकर के संविधान बनने से पहले, यानी स्वतंत्र देश आज़ाद होने के पहले भी बहुत से नेताओं ने इसको लेकर के आंदोलन किया, सामाजिक समानता लाने के लिए आंदोलन किया। और भारतीय संविधान में इसीलिए इसको रख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है आज से मानव में कोई भेद नहीं है। हाँ, हम वो सफाई नहीं करता है तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई सफाई नहीं करते तो साफ सफाई से रहो, लेकिन ये कि मनुष्य के आधार पर हम उसके साथ बैठने से इनकार कर दें, उसके साथ खाने पीने से इनकार कर दें, तो ये एक तरह से उसके गरिमा का, उसके अधिकार का हनन है। संविधान में ऐसा वर्णन कर दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अनुच्छेद 17 ये कह रहा है कि यदि आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं कि हमारे साथ मत बैठो, हमारे साथ मत खड़े हो, हमारे साथ मत खाना पीना खाओ, तो आप उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इसके आधार पर आपको दंड मिल सकता है। और आज देखिए कि इन अधिकारों का इतना व्यापक प्रभाव है कि समाज में लगभग अस्पृश्यता खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत कहीं है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा वैसे वैसे ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। हम तो अपने स्टूडेंट्स भी कहते हैं और आप लोग सिखाते हैं कि अभी अगर आपके घर में अगर इस तरह से कुछ हो रहा होगा, अभी आपका बस नहीं चल रहा है, आप अपने पिता को नहीं समझा सकते हैं, दादा को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आपका मलकाना आएगा, आप मालिक घर के बनेंगे, तो आप इस व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये भारतीय समाज के लिए कोड है। तो अस्पृश्यता का अंत की व्यवस्था करके संविधान में कह दिया गया और संसद को शक्ति दे दी गई कि अनुच्छेद 35 के तहत वो कानून बना सकती है अस्पृश्यता के संबंध में। और संविधान के इस अनुच्छेद के इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने कानून बनाया 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसके द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। मौलिक अधिकार तो था ही, अब यहाँ दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया। और बाद में 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम बदल दिया गया और इसको रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत करता है। पहले क्या था कि बहुत से, जिसे अंग्रेजों के समय में बहुत सी उपाधियाँ बांटे हुए थे, राय बहादुर की उपाधि, सर की उपाधि, जमींदार की उपाधि। तो ये उपाधियाँ जो है व्यक्ति को समाज में विशेष स्थान प्रदान कर देती हैं कि भाई जमींदार हैं तो साहब जमींदार हैं, वो यानी सामान्य व्यक्ति से ऊपर है, दीवान हैं तो समान से ऊपर हैं। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसने कहा कि भाई आज के बाद से कोई किसी भी प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, अपने नाम के सामने किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लगाएगा। उपाधियों का अंत कर दिया गया इसलिए ताकि सब नागरिक समान रहें, ना तो कोई जमींदार होगा, ना तो कोई राय बहादुर होगा, ना कोई दीवान होगा, ना कोई सर होगा। केवल कह दिया गया 2 तरह की उपाधियों को आप प्रयोग कर सकते हैं, एक सेना की और एक शिक्षा। सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, ऐसी उपाधियां का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये केवल उपाधि दी जाएगी। शिक्षा में जैसे आप PhD कर लिए, डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल गई है, तो इन सेना और शिक्षा को छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधि का प्रयोग अब नहीं होगा।
बाद में फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में सरकार ने नागरिक अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत की। नागरिक अलंकरण पुरस्कार में आप भारत रत्न को जानते हैं, पद्म भूषण को जानते हैं, पद्मश्री को जानते हैं, पद्म भूषण को जानते हैं। तो ये सब जो है वो नागरिक अलंकरण पुरस्कार में आते हैं। तो ये देना शुरू की। तो इसको चैलेंज कर दिया गया कि भाई जब कहा गया संविधान में कि कोई उपाधि का अंत हो गया है, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, तो सरकार ने इस तरह की उपाधि क्यों देना शुरू किया। तो सर्वोच्च न्यायालय जो मैटर गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया कि जो ये नागरिक अलंकरण पुरस्कार दिए जा रहे हैं, भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, यह जो है कोई उपाधि नहीं है बल्कि एक सम्मान है। इसलिए इसको देना जारी रखा जा सकता है। तो इसलिए आज देखिए नागरिक अलंकरण पुरस्कार मिल रहे हैं, प्रतिवर्ष मिल रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको पुरस्कार सम्मान माना है, न कि उपाधि माना है। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बारीकियों को, इस समता के अधिकार की बारीकियों को हमने आपको बता दिया। अब इसके जो आपको देखने लायक चीज़ें, पॉइंट्स, वो भी आपको बता दिया गया। ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक जितना है वो टोटल, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज इतना तो याद ही रखिएगा। इसके अलावा जो इसकी बारीकियां उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है उसको। दूसरा अधिकार है फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। तो मौलिक अधिकारों के जितने अनुच्छेद हैं उसमें क्या प्रावधान है, इसको तो आप एक तरीके से रट लीजिएगा। फिर इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं उसको समझिएगा, लेकिन इसकी केवल अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है इसको रटने से आपको काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें प्रत्येक अनुच्छेद जो 12 से लेकर के 35 तक आपको अनुच्छेद बताए जाएंगे, ये सारे के सारे अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। और ये परीक्षा की दृष्टि में कुछ भी उठा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है, सीधा। या निवारक निरोध की व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 21 में किसका प्रावधान है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको जितने अनुच्छेद है उसको तो आपको जबानी याद होना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) का में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसको बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, ये उसको आज़ादी दी गई है। उसके विचार अभिव्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति, सरकार रोक नहीं लगा सकती है। दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से बिना अस्त्र शस्त्र लिए सम्मेलन करने की, सभा करने की स्वतंत्रता है। ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसका वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(1) का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। तो इसलिए इसको तो आप विशेष रूप से देखिएगा, पूछता भी है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है। तो अगर अनुच्छेद 19 कहेगा तो अनुच्छेद 19 सही होगा। अगर वहाँ 1 का ख करके लिखिएगा तो अनुच्छेद 19(1) का सही हो जाएगा। ठीक है। और इसको जिस क्रम में दिया गया है 19(1) का ख ग घ, इस क्रम में भी इसको याद करिएगा, सीक्वेंस भी पूछता है इसका। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आपको क्रम से, जिस क्रम में दिया गया है उस क्रम में आपको याद करना है। अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप देखते हैं समाज में बहुत तरह के संगठन हैं, क्षत्रिय महासभा, वैश्य सभा, जातियों का संगठन है, धर्मों का संगठन है, राजनीतिक दल भी जो बने हैं वो भी एक तरह का संगठन है। तो ये सारे संगठन बनाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। आप संघ बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, केवल सेना को जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। घूमने, 1 घ में कहा गया घूमने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। बिना रोक टोक के आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार जाना चाहिए, कोई भी राज्य इस आधार पर नहीं आपको रोक सकता है घूमने से कि अरे आप उत्तर प्रदेश के हो तो महाराष्ट्र में नहीं आ सकते हो, आप तमिलनाडु में नहीं आ सकते हो। ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी राज्य जो है आपको घूमने से, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार आपको रोक नहीं सकती है।
अगला है निवास करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आपको महाराष्ट्र में जाना है, वहाँ रहना है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ ज़मीन खरीद के वहाँ रहिए। जम्मू कश्मीर में रहना है, वहाँ चले जाइए, वहाँ रहिए। असम में जाना है, असम में रहिए। भारत के प्रत्येक राज्य में, यानी भारत में कहीं भी आप जा कर के निवास कर सकते हैं। आप वहाँ घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है अनुच्छेद 1 अंगा के तहत। और अनुच्छेद 1(6) वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है आपको कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। पहले जो है जातियों के अनुसार जो है व्यवसाय निश्चित होते थे। तेली है तो तेल वाला काम करेगा, कुम्हार है तो बर्तन वाला काम करेगा, चमार है तो वो जो है चर्मकार का काम करेंगे। तो यानी ये जातियों के अनुसार जो है व्यवसाय निश्चित थे पहले। लेकिन संविधान में सबको स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, आप कोई भी व्यापार करना चाहें तो आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। इस पर आपकी कोई रोक टोक नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए, इस क्रम में याद करने के बाद 19(1) का 19(1) ख, 19(1) ग, घ, 1 अंगा और 1(च) छोड़ दिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि जब का खा गा गा अंगा च क्यों छूट गया? तो आपको शुरू में ही बताया गया था, पिछली वीडियो में भी ये बताया गया था, मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय में भी, कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) में जो है संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। यानी पहले जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी। उसमें अनुच्छेद 19(1)(च) यहाँ हुआ करता था जिसमें संपत्ति का अधिकार लिखा था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की मौलिक श्रेणी से निकाल दिया गया। जब मूल अधिकार से ये निकल गया तो इसका उल्लेख संपत्ति के अधिकार का 2 जगह था, एक 19(1)(च) में था और एक अनुच्छेद 31 में था। दोनों निरस्त हो गए, तो यहाँ से ये निकल गया। अब जो है वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ फ्रेंड्स और ध्यान दीजिएगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बड़ा व्यापक अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न निर्णयों के द्वारा समय समय पर इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे मैंने कह दिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मैंने कह दिया कि भाई बोलने का सबको अधिकार है बिना किसी रोक टोक को। तो इसके अंतर्गत जो है कई अन्य अधिकार भी आते हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। आपकी जो मीडिया की आज़ादी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, दोनों को जो आज़ादी है कि आप वो सरकार के विरुद्ध लिख सकती है, यह जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, तो 19(1) का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं आपकी आती हैं। तो इसको आप जानते रहिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप समझ ही रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न निर्णयों के द्वारा यह भी प्रावधान कर दिया गया कि ये स्वतंत्रताएं भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगी। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया को आज़ादी है, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सूचना का अधिकार, आप सूचना का अधिकार कानून भी बना हुआ है, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। धरना प्रदर्शन का अधिकार, आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, यह भी जो है आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये कुछ प्रसिद्ध अधिकार ऐसे भी हैं जिसका कि उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 1 का में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको अधिकार मिले हैं उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार जो है वो निरपेक्ष रूप से मिल गए हैं। आपको बोलने की आज़ादी है तो आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से गाली दे से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो ये अधिकार मिले हुए हैं, इन अधिकारों पर युक्त एक शब्द प्रयोग होता है, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आपके इन अधिकारों से समाज में व्यवस्था बनाए रखने में समस्या उत्पन्न होती है तो आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी किसके नाम पर? लोक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर, देश में शांति व्यवस्था और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
न्यायालय की अवमानना से रोकने के लिए, अगर आप न्यायालय की अवमानना लग रहा है कि किसी आपके अधिकार से न्यायालय किसी आदेश का उल्लंघन होगा तो तब भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, अपराधों को उद्दीप्त होने से रोकने के लिए, इन सब आधारों पर आपके इन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी लोक व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, न्यायालयों की अवमानना के लिए, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए और अपराधों के उद्दीप्त होने से रोकने के लिए आपके इन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। यह जो अधिकार है यह नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि सिर्फ 5 जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यही 5 अनुच्छेद जो है वो केवल नागरिकों को मिले हैं। इसको छोड़ करके जो भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो 19 वाला जो है वो केवल नागरिकों को मिला हुआ है, 20 जो है ये नागरिक और अनागरिक दोनों के हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत फ्रेंड अपराधों के लिए हमको दोष सिद्ध होने तक संरक्षण दिया गया है। यानी अपराध अगर हो रहा है, अपराधी को दोष सिद्ध से संरक्षण है। क्या संरक्षण है इसमें? इसके अंतर्गत ये बताया गया 4 तरह की व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं। पहला आपको संरक्षण दिया गया है, पहला अधिकार आपका ये है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब फ्रेंड्स यह होता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी ठहराया नहीं जा सकता है जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मारना जो है वो कानून की किताब में कोई अपराध है ही नहीं, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसने मतलब कि अपराधी है, क्योंकि उसने किसी अपराध का कोई अपराध किया ही नहीं कानून के अनुसार, क्योंकि कानून में थप्पड़ मारने का कोई दंड है ही नहीं। तो जब तक वह जो है कोई प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक वह दोषी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून है कि किसी को थप्पड़ मारने पर आप दोषी ठहरा दिए जाओगे, आपको सजा है उसमें, तब आप तो अपराधी हो गए क्योंकि आपने अपराध किया है। लेकिन जब कोई कार्य आपने ऐसा किया है और वह उस समय अपराध की श्रेणी में वह कार्य आता ही नहीं है, तब तक आपको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। यही कह रहा कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यानी आपने अगर कोई कार्य किया और वो कार्य जो है आपका कानून के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आपका अगर कार्य जो है किसी कानून का उल्लंघन होता है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो अब जाकर के आपको जो है दोषी ठहराया जा सकता है। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। तो यह अधिकार जो है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण के अंतर्गत आपको मिला हुआ है। अगला है कि अधिक दंड से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जितना दंड निश्चित है, कि मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई ये अपराध किया है, इस अपराध के लिए 5 साल सज़ा निश्चित है, तो 5 साल ही उसको सज़ा मिलेगी, उससे अधिक दंड उसको नहीं मिलेगा। यानी कि अधिक दंड से संरक्षण का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए जो दंड निश्चित किया गया है उससे ज़्यादा दंड आप उसको दे नहीं सकते हैं। न्यायाधीश को गुस्सा आ गया कि भाई ठीक है इसने ये अपराध किया है और अपराध बहुत जघन्य है, लेकिन वो चाह रहा है कि इसको हम 15 साल 20 साल सज़ा दे दें, लेकिन उस अपराध के लिए 7 साल सज़ा है मैक्सिमम, तो 7 साल से ज़्यादा सज़ा उसको दे नहीं सकते हैं, भले आपको उसका कृत्य जो है कितना भी घृणित हो। लेकिन अगर उसके अपराध के लिए 7 साल सज़ा है तो 7 साल ही मिलेगी, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगी। तो अधिक दंड से संरक्षण यही कहता है कि किसी व्यक्ति को जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए जो दंड निश्चित है उससे अधिक सज़ा नहीं मिल सकती है। अगला है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने अगर किसी अपराध के लिए एक बार सज़ा भुगत ली है तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती है। अब किसी ने मान लो किसी की चोरी की किसी घर में, अब चोरी के लिए 10 साल की सज़ा है तो उसने 10 साल सज़ा भोग लिया, अब उसी कार्य के लिए उसको दोबारा 10 साल की सज़ा नहीं मिल सकती है। मान लीजिए किसी ने राम प्रसाद के यहाँ चोरी की, अब राम प्रसाद के यहाँ चोरी करने के आरोप में वो 10 साल सज़ा भोग चुका है, तो अब राम प्रसाद के यहाँ चोरी करने के आरोप में फिर उसको नहीं जेल भेजा जा सकता है क्योंकि उसने सज़ा काट ली अपनी।
हाँ, यदि वो फिर नया कोई अपराध करता है, राम प्रसाद के यहाँ फिर से चोरी करता है या किसी अन्य के यहाँ चोरी करता है, तब जाकर के उसको फिर वही सजा मिलेगी। तो एक बार अगर अपराध कर रहा है तो उसका दंड उसको एक ही बार मिलेगा, एक अपराध के लिए उसको 2 बार दंड नहीं मिलेगा। तो ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। अगला है कि आत्म अभिसंचन से संरक्षण। आत्म अभिसंचन से संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को स्वयं उसके खिलाफ, कोई अपराधी है, उसको ये नहीं कहा सकता कि आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि अपने खिलाफ आप खुद ही साक्ष्य प्रस्तुत करिए। अगर वो स्वेच्छा से देना चाह रहा है, आपने गिरफ्तार किया, पूछताछ किया उसको, उसने स्वेच्छा से दे दिया आपको अपने खिलाफ साक्ष्य, तो ठीक है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ खुद गवाही देने के लिए, खुद साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं जब पुलिस थाने में आप कोई स्टेटमेंट दे देता है तो इसके बाद जाकर के जब न्यायपालिका में उसको पेश किया जाता है न्यायाधीश के सामने, तो वो बात मुकर जाता है और पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट जो है न्यायालय में मान्य भी नहीं होता। वो कह देगा साहब हमको बहुत ज़बरदस्ती दिलवाए हैं, हमको दबाव डाल के दिलवाए हैं। तो इसलिए जो है वो अपराधी जो है यहाँ जो कहते हैं वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि आप उनको अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो आत्म अभिसंचन से संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण के संबंध में 4 प्रावधान हैं। पहला है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा है कि किसी व्यक्ति को उतना ही दंड मिलेगा जितना उस कानून में, उस अपराध के लिए कानून में लिखा गया है। तीसरा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, दोबारा उसको उसी अपराध के लिए दंड नहीं मिलेगा। हाँ, उसने कुछ नया अपराध करता है तो फिर मिलेगा। और आत्मसंचन से संरक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है फ्रेंड्स, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत ही श्रेष्ठ मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत आपको जीवित रहने का अधिकार है और गरिमापूर्ण ढंग से जीवित रहने का, सम्मान पूर्वक जो है, अर्थपूर्वक जो है आपको जीवित रहने का अधिकार है। आपकी गरिमा को, आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, आपके प्राण को कोई छीन नहीं सकता है, आपके जीवन के जीने का अधिकार है ये, आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। हाँ, एक आधार पर वंचित हो सकते हैं आप, लिखा गया है अनुच्छेद 21 में कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको 302 के तहत फांसी की सजा है। अब वो फांसी की सजा जो है वो विधि के द्वारा स्थापित है कि अगर ऐसा कृत्य कोई व्यक्ति करता है, किसी का जीवन छीनता है, तो उसको जो है फांसी की सजा मिलेगी। तो इस विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा ही आपके प्राण को छीना जा सकता है, यानी आपके जीवित रहने के अधिकार से आपको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में नहीं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो वो उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इसके लिए जो निर्धारित दंड है उसको मिलता है। समय समय पर फ्रेंड्स विभिन्न निर्णयों के द्वारा जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। जैसे विदेश जाने की स्वतंत्रता, यह भी जो है आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। बहुत पूछा हुआ है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विदेश जाने की स्वतंत्रता भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। तो ये मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघ, उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि विदेश जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका माना जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 में आएगा। पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध जो अगर पुलिस आपके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ भी आप जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं। यह पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा निजता का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी जीवन जीने का अधिकार है। निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मनपसंद साथी, जीवन साथी पाने का भी अधिकार है। तो
तो ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को मनपसंद जीवन साथी पाने का अधिकार जो है, ये पूछा ये क्वेश्चन भी है कि किसी व्यक्ति को मनपसंद जीवन साथी पाने का अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है और निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन जो है संसद जो है 2003 में करती है और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का स्थापित किया जाता है और इस अनुच्छेद 21 का के तहत जो है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो अधिकार की व्यवस्था है वह अनुच्छेद 21 का में भी है, अनुच्छेद 45 में भी है और अनुच्छेद 51 का में अभिभावकों के लिए कर्तव्य भी है। तो अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का, इन तीनों जगह जो है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। केवल अंतर क्या है कि देखिए अनुच्छेद 21 का में है तो ये अधिकार है, किसका अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का अधिकार है कि वह जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये अधिकार में उनके आएगा। अगर 51 का में है तो ये कर्तव्य में जाएगा। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करें। और अनुच्छेद 45 में जो दिया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा और इसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह जो है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करे। तो 3 जगह इसका उल्लेख है। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 21 का स्थापित किया गया और 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो अधिकार दिया गया शिक्षा पाने का अधिकार, वह भी अनुच्छेद 21 में ही आएगा। और 21 में कहाँ आएगा, 21 का के अंतर्गत आएगा। अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में फ्रेंड्स गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। यह अधिकार भी भारतीयों और गैर भारतीयों दोनों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में कुल 7 खंड हैं। पहले और दूसरे खंड में जो है गिरफ्तारी के विषय में प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण क्या होगा, उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, इसके बारे में प्रावधान है। और 22 के खंड 3 से लेकर के 7 तक में निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में कहा गया है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा या किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को 3 तरह के अधिकार मिले हुए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताना पड़ेगा, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, उसको कारण जानने का हक है। दूसरा, उस व्यक्ति को अपने वकील से विचार विमर्श करने का भी अधिकार है। और तीसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति को कोई पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा जो है कस्टडी में नहीं रह सकती है। 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट या नज़दीकी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये 3 अधिकार जो हैं वो गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसको जो है वकील से विचार विमर्श करने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस जो है उसको इससे ज़्यादा कस्टडी में नहीं रह सकती है। इससे पहले जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और इस प्रस्तुत करने माने थाने से ले जाकर के न्यायालय में प्रस्तुत करने में आने जाने का जो समय है वो समय 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 22 के खंड 3 से लेकर के 7 तक में निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान है। निवारक निरोध क्या होता है, पहले आप इसी को समझ लीजिए। निवारक निरोध का मतलब होता है कि निवारक निरोध जो है वो राज्य को प्राप्त एक संवैधानिक शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग करके राज्य जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर देती है। अभी तक क्या है कि कोई व्यक्ति को पुलिस तभी गिरफ्तार करती है जब उसने कोई अपराध किया हो, लेकिन इस कानून के तहत जो है लग रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध हो सकता है या ये अपराध कर सकता है, तो उसको जो है इस कानून के तहत जो है गिरफ्तार अपराध करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि जैसे जब अनुच्छेद 370 हटाया था जम्मू कश्मीर से, तो बहुत से नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि जाना जा रहा था कि अगर ये खुले रहेंगे तो इनके द्वारा समाज में अव्यवस्था फैलाई जाएगी, वहाँ दंगे हो सकते हैं, अपराध हो सकता है, कानून व्यवस्था और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए पहले ही नज़रबंद कर दिया गया जो प्रमुख नेता थे। इसके बाद हट गया वहाँ पर, देखिए कुछ नहीं हुआ। तो इस निवारक निरोध का कानून को जो संसद ने बनाया है, इसके अंतर्गत जो निवारक निरोध के अंतर्गत जो संसद कानून पारित करती है, उसका उद्देश्य यही होता है कि अपराधी को अपराध करने से पूर्व रोकना, व्यक्ति को जो है अपराध करने से पूर्व ही उसको रोक दिया जाए। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कई प्रावधान हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा
उसको वह अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा जो कि सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर सामान्य विधि के अंदर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उसको न्यायपालिका के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। लेकिन अगर कोई निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर पेश करने की बाध्यता नहीं है। तो यही कहा गया है कि निवारक निरोध के संबंध में जो प्रावधान है उसमें पहला प्रावधान यही है कि इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो सामान्य कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को होते हैं। दूसरी चीज कि इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को 3 महीने तक नजरबंद या निरोध में रखा जा सकता है। इनको गिरफ्तार करके 3 महीने तक रखा जा सकता है। 3 महीने के बाद तभी रखा जा सकता है जब सलाहकार परिषद ऐसी सिफारिश कर दे। सलाहकार परिषद अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 महीने के ऊपर भी उसको नज़रबंद रखना है या गिरफ्तार करके निरोध में रखना है तो उसके पहले ही सलाहकार परिषद एक गठित होगी। अगर सलाहकार परिषद ने 3 माह से पूर्व ही यह प्रतिवेदन दे दिया कि गिरफ्तार जो व्यक्ति है, जो नज़रबंद व्यक्ति है, वास्तव में इसकी नज़रबंदी सही है, इसको और लंबे समय तक नज़रबंद रखने की ज़रूरत है, अगर इसने यह सिफारिश कर दी तब जो है इसको 3 माह के ऊपर भी नज़रबंद या निरोध में रखा जा सकता है। अगली चीज़ है फ्रेंड्स ये कि सलाहकार परिषद का जो गठन होगा, सलाहकार परिषद में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इससे जो गठित परिषद होगी अगर वो सिफारिश कर रही है तो 3 महीने के बाद भी उसको नज़रबंद या निरोध में रखा जा सकता है। निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उसको गिरफ्तार करने वाला जो प्राधिकारी होता है वह उसको सूचना देता है कि वास्तव में किस अपराध के लिए या किस लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और निवारक निरोध के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है संसद को है और संसद ने इसके संबंध में बहुत से कानून बनाए हैं। तो फ्रेंड्स यह था अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीज़ है, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण का उल्लेख खंड 1 से 2 में किया गया है 22 में और खंड 3 से लेकर 7 में निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि तीसरे मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार को। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्, श्रम आदि का प्रतिषेध है। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव का क्रय विक्रय अब नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीद रहा है या बेच रहा है, किसी को दास बना रहा है, तो एक तरह से वह उसका शोषण कर रहा है और इसके लिए उसको दंड मिल सकता है क्योंकि यह मौलिक अधिकार है और यह कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी का व्यापार, मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा। पहले क्या होता था कि व्यक्तियों को दास बनाया था, दास बना करके मंडी लगा दी गई। जैसे जानवर जाके आप खरीदिए, भैंस खरीदिए, बकरी खरीदिए, मुर्गा खरीदिए, जाके खरीदिए, अपना सब गाय खरीदिए, मंडी लगी हुई है, आपने गए गाय खरीद के ले आए, इसके बाद कुछ दिन खाए पिए उससे दूध वगैरह, फिर जब वो आपका मन भर गया जाके मंडी में फिर बेच दिए उसको। उसी तरह से पहले मनुष्यों को दास बना करके, गुलाम बना करके उनकी मंडी लगती थी। आपको नौकर चाहिए, आपको खेतों के लिए मजदूर चाहिए, जाइए खरीद लाइए उनको, उनसे काम लीजिए, जब आपको पैसे की जरूरत हो फिर जाकर उनको बोली लगा के बेच दीजिए। तो जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मानव जो है वो कोई वस्तु नहीं है कि उसका व्यापार किया जाए, इसलिए मानव के क्रय विक्रय पर रोक रहेगी। दास प्रथा एकदम समाप्त कर दिया गया। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका शोषण कर रहा है और उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, और उसके लिए उसको दंड मिल सकता है। बेगार, किसी से आप बेगार नहीं ले सकते हैं, यह भी एक तरह का शोषण है। बेगार का मतलब होता है कि किसी को उचित पारिश्रमिक दिए, यानी बिना मजदूरी दिए उससे काम लेना बेगार कहलाता है। जैसे मान लो कि एक आदमी को दिन भर काम करने पे 6 घंटे 8 घंटे काम करने पर उसको मान लो 500 रुपये मिलता है और आपने उससे 5 घंटे 6 घंटे काम कराया, दिन भर काम कराया आपने उससे, लेकिन इसके बाद उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अब भी उसका आप शोषण कर रहे हैं, यानी उससे बेगार ले रहे हैं। या उसको 500 हुआ तो 100 रुपये देकर टरका दिए, 200 रुपये देकर टरका दिए, उसको उसका उचित पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, तब भी वह भी एक तरह से बेगार में आएगा। अब बेगार का मतलब है कि शोषण, तो या आप उसके इस अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है। बलात् श्रम का मतलब है किसी से ज़बरदस्ती आप परिश्रम नहीं करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं करना चाह रहा है काम तो आप ज़बरदस्ती थोड़ी करवाएंगे। अगर ज़बरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हैं, डरा धमका कर काम करवा रहे हैं, तो एक तरह से आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है इसी प्रकार के शोषण से व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है कि कोई किसी का क्रय विक्रय नहीं करेगा, कोई किसी को दास नहीं बनाएगा, कोई किसी को बेचेगा नहीं, कोई किसी से बेगार नहीं लेगा,
कोई किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाएगा। अगर ये सब काम कर रहे हैं तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उस व्यक्ति के अधिकारों का आप उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए आपको सजा मिल सकती है। तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम आदि से जो है व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। और संसद को यह शक्ति जो है अनुच्छेद 35 के द्वारा दी गई है कि इस जो अधिकार व्यक्ति को मिला है, इस अधिकारों को उल्लंघन करने वाले को दंड के संबंध में वो कानून बना सकती है। और संसद ने इसके संबंध में 1976 में भी कानून बनाया, 86 में भी बनाया और समय समय पर अन्य कानून भी बनाए हैं। 1976 में उसने बधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर आप किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। महिला एवं बाल अनैतिक निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसके द्वारा महिलाओं एवं बालकों को जो है अनैतिक जो मतलब क्रय विक्रय होता था, बेचा खरीदा जाता था, उस पर जो है रोक लगाने की दिशा में कार्य किया गया। तो ये सब जो है अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या अधिक जोखिम वाले कामों में लगाना जो है यह एक तरह से शोषण है। अनुच्छेद 24 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है प्रावधान करता है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको यदि आप कारखानों में काम करवा रहे हैं या कोई जोखिमपूर्ण कार्य करवा रहे हैं जिससे उसकी जान खतरा है, तो ऐसे कार्यों को करवा करके आप उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। 14 साल से कम बच्चों को अगर कोई कारखाना मालिक काम करवा रहा है तो वो अपराध कर रहा है, जिसने उसको लगाया है वो भी अपराधी है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो 14 साल तक के से कम बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है। और ये बहुत पूछा हुआ भी है कि 14 साल से कम बच्चों को कारखानों आदि में काम कराने पर प्रतिषेध जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 24 के आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जैसे 14 है, 17 है अस्पृश्यता का अंत, 19 वाला है, 21 का है, 24 का है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि अक्सर रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 24 जो है 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार, बेकार और बलात्श्रम के बारे में आपको संरक्षण प्रदान करता है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। और ये दोनों तरीके जो है शोषण के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका अनुच्छेद इस मौलिक अधिकार का नाम है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स अब चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को यहीं ब्रेक कर दे रहे हैं। चाह तो रहे थे कि मैं आपको 6 के 6 अधिकार जो है एक ही वीडियो में पढ़ा दूं, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वीडियो लंबी हो रही कि नहीं हो रही है, हमको ये देखना है कि आपको लगभग 40-50 मिनट का ही वीडियो दूं ताकि आप आसानी से एक बार में देख सकें। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो देने का मेरा उद्देश्य नहीं रहता है, इसीलिए इसको मैं यहीं ब्रेक कर दे रहा हूं। और इसके सेकेंड पार्ट में आपको जो 3 अधिकार शेष रह गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 3 अधिकारों की चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1-2 दिन में आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें हम लोग करेंगे। और इसका करने का उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि आपको समझ में आए और आपकी दिलचस्पी इसमें बनी रहे। थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के चक्कर में मैं रहता हूं कि छोटी छोटी चीज़ें को बता दूं, आपको बारीक चीज़ें क्या हैं उसमें उसको समझा दूं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जब आपके दिमाग में किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, उसके बेस एकदम क्लियर रहेंगे, फिर आप क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएं आप उसमें बोल्ड नहीं होंगे। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जब आप मेरे वीडियोज़ को देखें तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े, और जब इस वीडियो को देखने के बाद आप सेट बनाने बैठें तो आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको 2 पार्ट बना देंगे। तो ये मौलिक अधिकारों का जो पार्ट 1 है इसको हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। हम आपसे नए वीडियो में मौलिक अधिकार पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें हम शेष 3 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मौलिक अधिकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ। धन्यवाद।